हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपको सिंगल लाइन केवल 50 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से फंसेंगे। ये हम पक्के वादे के साथ कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ किया जाए। आज रक्षाबंधन स्पेशल है, तो सेलिब्रेट मनाइए, आप लोग त्यौहार मनाइए बहुत सही से सभी लोग। हम तो भाई घर परिवार से दूर और अकेले हैं, लेकिन आप लोग अपने घर परिवार में रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी से मनाइए। मैं एकता कोचिंग की ओर से सभी मित्र भाइयों एवं बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। चलिए दोस्तों, प्रारंभ किया जाए। सिंगल लाइन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, सभी विद्युत रोधी चालक, जो चालक कोई तार ऐसा है जिसके ऊपर इंसुलेशन लगाया गया है या विद्युत रोधन लगाया गया है, तो वह क्या कहलाता है? केबल। तो वह है केबल कहलाता है। दोस्तों याद रखना कि जिस चालक पर विद्युत रोधन लगाया गया है वह केबल कहलाता है। दोस्तों अगला क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, केबलों के क्रोड कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील कोर या कंडक्टर एवं मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। कॉपर जो होता है वो तांबा होता है। जो अंदर वाला जो वायर होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो आपका तांबा का हो सकता है, ठीक है। एल्युमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। सस्ते केबल स्टील के भी आते हैं, 1 रुपये 2 रुपये मीटर वाले, ठीक है। और मिश्र धातु, कोई उसमें धातु मिश्रित मिश्र धातु के भी बने हुए हो सकते हैं। जैसे एक मान के चलिए आपका मिश्र धातु में नाइक्रोम, मान लीजिए कि नाइक्रोम का भी कभी कभी जैसे मान लो बना दिया जाए, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा दिया जाए। या फिर और भी मिश्र धातुएं हैं, जैसे पीतल के तार बना दिए जाएं, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है जो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रोड जो है, अंदर वाला भाग जिसमें धारा प्रवाहित होती है, केबल का क्रोड कहलाता है। और क्रोड जो है वो कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, कंडक्टर एवं मिश्र धातु के भी बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, केबल के क्रोड की रासायनिक शुद्धता उच्च 99.9% होनी चाहिए। अगर जितनी इसकी शुद्धता ज़्यादा है उतनी ही चालक में या क्रोड में धारा अधिक से अधिक प्रवाहित हो सकती है। अगला है दोस्तों, केबल में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत रोधी पदार्थ। पहला है रबड़, प्लास्टिक, जूट, सूत, सिल्क जो होता है उसको रेशम भी कहते हैं, सिल्क को, ठीक है। वार्निश, एनेमल और गैस या तेल। जो बड़े पावर हाउस होते हैं उनमें जो केबलें होती हैं ज़्यादा क्षमता वाली, 33 kV और उससे ऊपर की जो केबलें होती हैं उनमें गैस SF6 गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, या फिर ट्रांसफार्मर वाला तेल जिसको हम खनिज तेल भी कहते हैं। ये तेल उसमें केबल के अंदर भरा जाता है। चैनल केबल वगैरह होती हैं वो हाई वोल्टेज के लिए, उसमें ये। और वायरलेस केबल जो होती है आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जो बाइंडिंग करते हैं वो तार होता है, उसके ऊपर एक पतला सा पेंट ऐसा लगा होता है, इंसुलेशन, ठीक है। उसको हम इनेमल कहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा और मोटा अगर कर दिया जाए तो वार्निश जैसी चालक भी मार्केट में आते हैं। सिल्क रेशम का ऊपर से इंसुलेशन लगाया जाए। जूट, नारियल का रेशा होता है, वो केबल के अंदर भरा हो। या सूत लपेटा जाए, कच्चा धागा जो होता है सूत। या प्लास्टिक के तो मार्केट में देख ही रहे हैं, रबड़ और प्लास्टिक के केबल आते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है, भारी आघातों से बचाने के लिए केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यांत्रिक सुरक्षा के लिए
या देखो केबल जो होता है, केबल की संरचना सिम्बास के द्वारा की जाती है, CIMBAS ये चीज़ है। तो ये होता है क्रोड, ये होता है इंसुलेशन, ये होता है मेटेलिक शीट। जो केबल जो होती है उसके बाहरी आघातों से सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये मेटेलिक शीट लगाई जाती है, ठीक है। ये होता है बेडिंग, बेडिंग जो होता है जूट वगैरह, ये होता है कपास होता है, रुई वगैरह भर देते हैं। ये होता है आर्मरिंग, ये भी बाहरी सुरक्षा या यांत्रिक सुरक्षा के लिए, ये मेटेलिक शीट और आर्मरिंग ये दोनों यांत्रिक सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। ये होता है सर्विंग, सर्विंग मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग और चमकीला, ये लेड का बनाया जाता है अधिकतर, ठीक है। तो चालक होता है कंडक्टर या कोर, इसको कह सकते हैं कोर। इंसुलेशन जैसे अभी बताए गए हैं, मतलब तेल का हो सकता है, या फिर मतलब वार्निश का हो सकता है, या सिल्क का हो सकता है, या सूत हो सकता है, या PVC हो सकता है, ठीक है। तो मेटेलिक शीट ये मतलब मेटेलिक शीट जो धात्विक शीट होती है, ये आपकी GI की पत्तियां या फिर पतले पतले तार वो लपेटे हुए हो सकते हैं। बेडिंग जो होता है ये जूट वगैरह होता है, नमी को अंदर जाने से रोकता है, जूट है, कपास है, ये सब चीज़ें होती हैं। आर्मरिंग ये भी पतली पतली पत्तियां होती हैं स्टील की, जो केबल के ऊपर लपेटी जाती हैं यांत्रिक आघातों से बचाने के लिए। सर्विंग जो होता है केबल अच्छी लगने लगे इसलिए सर्विंग। ये जो क्रम है ये केबल के केंद्र से मतलब अंदर से बाहर की ओर का क्रम है, मतलब CIMBAS, इसको सिम्बास पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों आगे, सामान्य केबलों को कठोर रबर द्वारा यांत्रिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो साधारण रबड़ें जो केबलें होती हैं मार्केट में जो आती हैं, मतलब जो केबल हम लोग घरेलू जो उपयोग करते हैं, इसमें जो रबड़ होती है वो थोड़ी सी टाइट होती हार्ड होती है। अगर ज़्यादा मुलायम रबड़ रहेगी तो उसका जो अंदर का जो चालक है वो जल्दी से टूटने की संभावना रहती है, इसलिए उसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यम केबलों को यांत्रिक सुरक्षा कठोर रबर के साथ शीशा या एल्युमिनियम के कोष द्वारा प्रदान की जाती है। जो एल्युमिनियम का कोष है ये आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग इसके भी आर्मरिंग बन जाते हैं। लेड जो होता है ये ऊपर का सर्विंग जो अभी बता रहे थे, ठीक है। यांत्रिक सुरक्षा का प्रदान करने के लिए मेटेलिक शीट लगाई जाती है, ठीक है। तो इससे जो है केबल जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष केबलों को यांत्रिक सुरक्षा धात्विक कवच के द्वारा प्रदान की जाती है। जो विशेष जो महंगी केबलें होती हैं उसमें धात्विक कवच जो मेटेलिक शीट होता है, मेटेलिक शीट को जो है वो आप स्टील की पतली पतली पत्तियां या फिर पतले तार उनको केबल के ऊपर लपेट करके बनाया जाता है। इससे मतलब केबल को यांत्रिक शक्ति प्रदान होती है, मतलब यांत्रिक सुरक्षा प्रदान होती है। यांत्रिक सुरक्षा मतलब जैसे बाहर से कोई केबल को या जल्दी से काट रहा है या कोई वाहन वगैरह चढ़ा रहा है तो जल्दी से केबल डैमेज नहीं होती है, इसलिए इसका जो मतलब यांत्रिक सुरक्षा के लिए हम क्या धात्विक कवच या मेटेलिक शीट या फिर आर्मरिंग दोनों में से कुछ भी लगा देते हैं, दोनों इसी के लिए होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, केबलों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने से केबलों की यदि यांत्रिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, कोई भी केबल हो अगर यांत्रिक सुरक्षा उसकी प्रदान की जाएगी बहुत ज़्यादा से, तो केबल का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, मतलब जीवन काल जो है केबल का बढ़ जाता है, ठीक है। यांत्रिक सुरक्षा अगर प्रदान की जाती है तो जीवन काल केबल का बढ़ जाता है। अगला है, यांत्रिक सुरक्षा वाली केबलों का मूल्य। स्वाभाविक है कि जब हम ऊपर से कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करेंगे केबल के ऊपर, स्वाभाविक है कि उसका मूल्य जो है बढ़ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर लिखा है निम्न वोल्टता केबलें। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको ये जो 15 तक जो पॉइंट दिए गए हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो पॉइंट दिए गए इनमें से एक क्वेश्चन UPPCL में निश्चित आता है। इन 5 क्वेश्चन में से दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक से सुनना, बता रहे हैं आपको। अगले क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा है निम्न वोल्टता केबल, इसको
लो वोल्टेज केबल या निम्न दबाव केबल भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न दबाव केबल, लो प्रेशर केबल मतलब निम्न दबाव केबल। जो वोल्टता होती है उसको दबाव भी, इलेक्ट्रिक दबाव भी मतलब विद्युत दबाव भी कहा जाता है वोल्टेज को, तो इसको एलटी केबल भी कह दिया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है एलटी केबल या लो वोल्टेज केबल या निम्न दबाव केबल या निम्न वोल्टता केबल। इसकी जो क्षमता होती है, इसका जो उपयोग किया जाता है, ये अधिकतम 1000 वोल्ट तक किया जाता है। जो घरेलू वायरिंग के लिए जो हम लोग केबल उपयोग में लाते हैं, ठीक है, घरेलू वायरिंग मतलब 415 वोल्ट के मतलब 415 वोल्ट के लिए जो मतलब पावर की जो मशीन वगैरह घर में, जैसे मान लो जैसे मिक्सी है और प्रेस है, हीटर है, ये सब चलाने के लिए, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चलाने के लिए पावर की वायरिंग की जाती है। तो उसके लिए 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर का वायर जो वायरिंग के लिए लाते हैं, और उसमें उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है 1100 वोल्ट। जो घरेलू वायरिंग के लिए जो उपयोग में लाई जाती है केबल, वो 1100 वोल्ट की होती है, या तार जो भी हम उपयोग में लाते हैं वो 1100 वोल्टेज क्षमता का होता है, या फिर पावर का हो या फिर लाइट फैन के लिए, दोनों में। इसका लाइट फैन के लिए अगर हम चालक का उपयोग करेंगे तो ये होगा 1.5 स्क्वायर का, और पावर के लिए अगर होगा तो 2.5 स्क्वायर का होगा, लाइट फैन के लिए होगा तो 1.5 स्क्वायर का होगा। और केबल लाइट के लिए कभी कभी ये लाइट फैन के लिए हम 1 स्क्वायर का या फिर 0.75 स्क्वायर का भी चालक कॉपर का यूज़ कर लेते हैं। मतलब इससे कम 0.75 से कम का चालक वायरिंग के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, उच्च वोल्टता केबल। इसको हाई वोल्टेज केबल कहते हैं या फिर एचटी केबल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी क्षमता जो होती है ये 1000 वोल्ट से और 1100 मतलब 11 केवी या 11000 वोल्ट के बीच में इसका उपयोग किया जाता है। जो 1000 वोल्ट से और 11000 के बीच में जो केबल उपयोग में लाई जाती है उसको हम एचटी केबल कहते हैं। अगला है 13 नंबर, श्रेष्ठ वोल्टता केबल मतलब सुपर वोल्टेज केबल। इसको एसटी केबल भी कहा जाता है। एसटी केबल की जो क्षमता होती है वो 11 केवी से 33 केवी तक मतलब 11000 वोल्ट से 33000 वोल्ट के बीच इसका उपयोग किया जाता है, मतलब श्रेष्ठ वोल्टता केबलों या एसटी केबलों का। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, अति उच्च वोल्टता केबल है मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। इसको ईएचटी केबल भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अति उच्च वोल्टता केबल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ईएचटी केबल कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखे होंगे उसमें एलटी है, एलटी है, एचटी है, एसटी है, ईएचटी है, ईएसबी है, ईएसयू है, अल्ट्रा सुपर वोल्टेज ईएसयू होता है। तो इनमें में से कोई 4 ऑप्शन देगा तो उसी में से पूछ देगा। चलिए दोस्तों, जो ईएचटी जो होती है एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन केबल, ठीक है, इसका उपयोग जो है वो 33 केवी से 132 केवी मतलब 33,000 वोल्टेज से 1,32,000 वोल्टेज तक इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी ये केवी में जो मैंने लिखा है 33 केवी में मैंने जो लिखा हुआ है, ये 33 केवी न दे करके ये दे देता है 33,000 वोल्ट से, ठीक है, ऐसे पूरा विस्तार से लिख देता है, और 1,32,000 वोल्ट ऐसे लिख देता है कि बीच में कौन सी केबल उपयोग में लाई जाती है। तो ये होती है आपकी ईएचटी केबल। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अति श्रेष्ठ वोल्टता केबल। इसको एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल भी कहते हैं, ईएसवी केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। ठीक है, या फिर ईएसवी केबल का अगर पूरा नाम पूछेगा तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ई से एक्स्ट्रा है, एस से सुपर है और वी से वोल्टेज केबल। इसका उपयोग 1,32,000 वोल्टेज से 4 लाख वोल्टेज तक उपयोग में लाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च वोल्टता केबल। इसको सुपर वोल्टेज केबल यूएसबी भी कहते हैं, अल्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अल्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। ठीक है, इसका उपयोग जो है 400 केवी से 765 केवी तक किया जाता है। अभी भारत में जो अधिकतम विद्युत सप्लाई जो है वो 765 केवी
की सप्लाई सबसे पहले बनारस में इस लाइन का प्रचालन किया गया है, बनारस से ओबरा के बीच में। चलिए दोस्तों आगे देखिए। आगे मैंने जो आपको ये 11 से और 16 के बीच में जो पॉइंट बताए हैं उसी का मैंने टेबल बनाया है। इस टेबल के माध्यम से आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट टेबल मैंने बनाया है, यहाँ पर क्रम से लिखा हुआ है, ऊपर हैं केबलें और नीचे साइड में इसकी वोल्टेज क्षमता। तो यहाँ पर सबसे पहला है LT केबल। LT केबल की क्षमता जो होती है वो 1 kV मतलब 1000 वोल्ट से कम होती है। HT केबल जो होती है इसकी 1000 मतलब 1 kV से 11 kV, ST केबल की 11 kV से 33, EHT केबल की क्षमता 33 kV से 132 kV, ESV की क्षमता 132 kV से 400 kV और USB मतलब अल्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, यहाँ पर केबल लिखा है। केबल का उपयोग जो है सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। USB केबल जो है वो 400 वोल्ट 400 kV से ऊपर किया जाता है। अगला है सभी ठोस केबलों का उपयोग, मतलब जो ठोस केबलें होती हैं उसका उपयोग जो है हम लोग कितने तक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सभी ठोस केबलों का उपयोग, यहाँ पर लिखा है सभी ठोस केबलों का उपयोग जो किया जा सकता है ये है 1 kV या 1000 वोल्ट से 66 kV तक किया जाता है। 66 kV के बाद जो है वो खोखली केबलें या फिर प्रेशर केबलें आ जाती हैं। अगला पॉइंट है 18 नंबर क्वेश्चन है सभी प्रेशर केबल, जो प्रेशर होते हैं या तो गैस प्रेशर होगी या फिर तेल प्रेशर होगी, ऑयल प्रेशर। ठीक है, 2 ही प्रकार की प्रेशर केबलें होती हैं दोस्तों, याद रखना, या तो तेल प्रेशर या फिर गैस प्रेशर। तो जो प्रेशर केबलें होती हैं ये 66 kV से और 440 kV या उच्च वोल्टता पर प्रयोग में लाई जाती हैं। उच्च वोल्टता का मतलब जो होता है 765 kV जो भारत में अधिकतम है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। भारत में अधिकतम मान्यता प्राप्त वोल्टेज कितनी है। इस समय प्रचलन में जो है 765 kV है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इसके पहले 400 kV थी लेकिन 2016 के बाद 765 kV हो गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य केबलों की अधिकतम वोल्टेज क्षमता कितनी होती है। तो 1 kV होती है सामान्य, जिसको LT केबल कहते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, बेल्ट केबलें 1 kV से 66 kV तक होती हैं। बेल्टेड केबलें 1 kV से 66 kV तक होती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, स्क्रीन्ड केबलें 22 kV से 66 kV तक प्रयोग में लाई जाती हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार UPPCL में आया था। अगला देखिए 22, H केबल, SL केबल, HSL केबलों का प्रयोग 66 kV तक किया जाता है। ये भी दोस्तों याद रखना, किस किस केबल का उपयोग जो है वो 66 kV तक किया जाता है। मतलब H केबल है, SL केबल है और HSL केबल है। हाँ ठीक है, इसका उपयोग इनका सबका जो है 66 kV तक किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला है 23, क्वेश्चन 23 है। इसमें बेल्ट केबलें, स्क्रीन केबलें ठोस केबलों के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी ठोस केबलों के अंतर्गत कौन कौन सी केबलें आती हैं। स्क्रीन केबल और बेल्टेड केबल, इनको याद रखना दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। अभी ऊपर आपको जो क्वेश्चन में देख रहे थे आप, अगला पॉइंट है 24 जो देख रहे थे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से। HSL और HSL ये केबलें होती हैं, ये स्क्रीन्ड केबलें होती हैं। इन केबलों को स्क्रीन्ड केबल भी कहा जाता है। इन केबलों को स्क्रीन्ड, कौन सी स्क्रीन्ड केबलें केबल, स्क्रीन्ड केबल भी इनको कहा जाता है। कौन सी HSL और HSL, इनका प्रयोग 66 kV तक किया जाता है। अगला है 24, स्क्रीन्ड केबल के 3 भाग, मतलब ये 3 प्रकार की होती हैं जो ऊपर अभी बता गए हैं, H केबल, SL केबल और HSL केबल। अगला है 25 है प्रेशर केबलें, 2 प्रकार की होती है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, गैस प्रेशर केबल और तेल प्रेशर केबल, यही 2 प्रकार की होती हैं। अगला है सभी तेल प्रेशर केबलें
66 kV से 132 kV के मध्य प्रयोग में लाई जाती हैं। तो दोस्तों याद रखना कि सभी प्रकार की जो तेल प्रेशर, जो तेल जिसमें भरा जाता है वो 66 kV से और 132 kV तक प्रयोग में लाई जाती हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और, 33 kV पर अगर कोई प्रेशर केबल उपयोग में लाई जा रही है तो उसके अंदर तीनों फेज एक साथ हो सकते हैं। लेकिन 66 kV और इससे ऊपर की जितनी भी केबलें, प्रेशर केबलें होती हैं, इनके प्रत्येक फेज अलग अलग रखे जाते हैं। दोस्तों याद रखना, प्रत्येक फेज R/V 3 फेज होते हैं, तो तीनों फेज अलग अलग, 3 केबलें अलग अलग डाली जाएंगी और तीनों में तेल का प्रेशर दिया जाता है। और तेल का प्रेशर दिया क्यों जाता है? केबल को शीतलन प्रदान करने के लिए या कूलिंग के लिए। चलिए दोस्तों आगे, सभी चैनल केबलें तेल पूरित केबलें होती हैं। जो चैनल टाइप की जो केबलें होती हैं दोस्तों, वो कैसी होती हैं? उसके अंदर तेल भरा होता है। जो चैनल होती हैं, आपने ऊपर देखा, जो चैनल केबलें हैं HSL और HSL, ये चैनल केबलें थी, सॉरी स्क्रीन केबलें थीं। इसके अलावा जो चैनल केबलें और होती हैं, उन केबलों को, वो केबलें जो होती हैं उनमें तेल भरा जाता है, जो 132 kV पर प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला है 28, ये सभी गैस प्रेशर केबलें 220 kV से 400 kV पर उपयोग में लाई जाती हैं और 400 kV से ऊपर भी। तो इसमें जो गैस भरी जाती है उस गैस का नाम है SF6। इसको कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। ठीक है, ये दम घोंटू नहीं होती है और शीतलन प्रदान करती है। और गैस और तेल प्रेशर जो केबल में दिया जाता है, इससे केबल का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है और इसकी लाइफ जो है वो भी लॉन्ग हो जाती है। लेकिन ये केबलें जो हैं, तेल प्रेशर केबल की अपेक्षा गैस प्रेशर केबल महंगी आती है। दोनों केबलें सामान्य केबलों की अपेक्षा महंगी हैं, तेल और गैस दोनों महंगी होती हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है गैस तथा तेल प्रेशर केबलें बाहरी दबाव तथा भीतरी दबाव दोनों प्रकार की होती हैं। मतलब कोई अगर यहाँ पर केबल है, इस प्रकार से केबल है, ये अगर इसके चालक हैं, मान लीजिए ये इसके केबल के ये चालक बनाए गए हैं, ये चालक हैं, तो इसके अंदर वाले भाग में इसमें भी गैस भरी जा सकती है और इसके ऊपर एक और होगा इस प्रकार का सिस्टम और होगा, तो इसमें भी गैस हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और अंदर भी भरी जाती है। तो बाहरी और आंतरिक, ये इस प्रकार से अंदर से भी ठंडी की जा सकती हैं, ये बाहर से भी ठंडी की जा सकती हैं। तो ये दो प्रकार की हैं, या तो अंदर से ठंडी की जाएंगी या फिर ये बाहर से शीतलित की जाएंगी। तेल और गैस दोनों केबलें इस प्रकार की होती हैं। अगला है केबल की क्रोड से बाहर की ओर सतहों का क्रम। जैसे कि अभी ऊपर हम बता रहे थे सिम्बास लिख करके, यहाँ दोस्तों मैंने ये लिखा हुआ है सिम्बास। सी का मतलब होता है क्रोड, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, सी का मतलब होता है क्रोड, आई का मतलब है इंसुलेशन, जो कुचालक पदार्थ होता है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल। और एम का मतलब है मेटेलिक शीथ, जिसको धात्विक कोष कहा जाता है। बी का मतलब होता है बेडिंग, जिसको संस्तरण कहा जाता है। ए का मतलब होता है आर्मरिंग, जिसको कवचन भी आता है लिखा हुआ। और एस का मतलब होता है सर्विंग, जिसको परिवेषण भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसके विस्तार के बारे में देख लीजिए, विस्तार किया गया है यहाँ पर। इसी में से भी क्वेश्चन खूब पूछता है, हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला है क्रोड। ये क्रोड किसका किसका बन सकता है? जैसे कि मैंने अभी जो मतलब ज़्यादा पावर की जो केबलें होती हैं उनका क्रोड जो है केवल एल्युमिनियम या कॉपर का बना हो सकता है। अगला है दोस्तों इंसुलेशन जो होता है, जो क्रोड, जैसे ये चालक है तो इसके ऊपर जो इंसुलेशन, जो विद्युत रोधन लगाया जाएगा, ये जो होता है ये रबड़, कागज़, ठीक है, बल्कनिक, बिटुमेन, बल्कनिक मतलब जो खिंच सके, ये बिटुमेन या फिर बार्नेस आदि का हो सकता है। और इनका उपयोग जो है शक्ति या पावर केबलों में बार्नेस का उपयोग किया जाता है। अगला है मेटेलिक शीथ या धात्विक कोष। ये भी नाम पूछा जा सकता है कि धात्विक कोष को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखना मेटेलिक शीथ इसका दूसरा नाम होता है। और ये जो है शीशा, जिसको मतलब पीबी होता है, शीशे का सिंबल पीबी, ठीक है, लेड जिसको बोलते हैं, ये प्लम्बम, इसको प्लम्बम कहा जाता है, ठीक है। और ये PBO लिथार्ज होता है, एक PBO इसी के द्वारा प्राप्त होता है ये पीबी लेड जो शीशा है। चलिए दोस्तों, जो
मेटेलिक शीट जो होता है धात्विक कोश, ये शीशा तथा एल्युमिनियम की पतली पतली चादरें होती हैं जो केबल के इंसुलेशन के ऊपर लपेट दी जाती हैं। अगला है बेडिंग बी, इसको वेडिंग को संस्तरण भी कहते हैं। ये जूट, हेसन टेप, रेशेदार पदार्थ आदि से बनाया जाता है। रेशेदार पदार्थ मतलब मान सकते हैं कि जैसे कपास वगैरह है, रुई है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये भर दिया जाता है, इससे केबल के अंदर जो है नमी नहीं रहती है और ये नमी को अवशोषित कर लेता है। अगला है आर्मरिंग। आर्मरिंग इसको कवचन भी कहा जाता है हिंदी में, और ये होता है जस्तीकृत तार, मतलब जिसको GI वायर कहते हैं, या फिर एल्युमिनियम तार की पतली पत्तियाँ होती हैं, और ये भी जूट जो मतलब बेडिंग जो लगाते हैं उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। लास्ट में होता है परिवेषण या सर्विंग। ये रबड़ की मोटी परत सर्विंग कहलाती है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है केबल का, इसको सर्विंग कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है 2 करोड़ केबल में एक फेज व एक न्यूट्रल वायर समान आकार के होते हैं। अगर कोई केबल ऐसी है कि जिसमें केवल 2 कोर हैं, इस प्रकार से अगर कोई केबल है कि जिसमें केवल 2 ही कोर हैं इस प्रकार से, तो इसके दोनों फेज हो और ये न्यूट्रल हो, दोनों का आकार जो होगा वो एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 31 के कहने का यही मतलब है। जो फेज और न्यूट्रल जो होते हैं इनके दोनों कोर का साइज एक समान होता है। परंतु 32 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। 3 कोर केबल में तीनों फेज R/B के लिए अलग अलग होते हैं। अब 3 फेज केबल अगर है कोई, ये 3 फेज केबल अगर मान लीजिए कोई है, तो इसमें 3 फेज जो होंगे ये R/B, तीनों फेज अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों फेज के क्रोडों का साइज एक समान होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। R/B का मतलब है रेड, येलो और ब्लू, ये रंग हैं और इसी के द्वारा केबल के फेजों को पहचाना जाता है। और इसका फेज सीक्वेंस हमेशा दोस्तों पूछा जाता है, याद रखना। सबसे पहला अक्षर है R, फिर है Y, फिर है B, ठीक है, R/B, इसको याद रखना। ये फेज सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है, मोटर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि किसी मशीन को किसी इंडक्शन मोटर को R/B क्रम में संयोजित किया गया है तो इसको विपरीत क्रम में या फिर जिस क्रम में चल रही है उसके विपरीत क्रम में चलाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों में से किन्हीं 2 फेजों को आपस में चेंज हम कर देंगे तो मशीन उल्टी दिशा में मतलब जो है प्रचालित होने लगती है। ठीक है, और ये फेज क्रम जो बदलने की क्रिया जो होती है, ठीक है, जब मशीन को अचानक उल्टी दिशा में चलाना होता है तो उस क्रिया को जो है हम प्लगिंग कहते हैं, प्लगिंग। ठीक है, अगला 4 कोर केबल। इसमें क्या होता है, देखिए 4 कोर केबल जो होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में कि 4 कोर केबल सामान्यतः होती है। तो दोस्तों याद रखना, जो 4 कोर की केबल होती है वो वास्तव रूप से 3.5 कोर होते हैं उसमें। ठीक है, अब ये 3.5 का मतलब क्या है, 3 से ही 1/2 कोर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है 4 कोर केबल सामान्यतः होती है 3.5 कोर की। अब इसमें एक है R, एक है Y, एक है B, ये तीनों कोर होते हैं एक समान। ठीक है, इसको X मान लीजिए, मतलब X टाइप के या फिर मतलब समान साइज के इसके क्रोड होते हैं। जबकि इसके साथ में एक न्यूट्रल मतलब चौथा कोर जो होता है ये न्यूट्रल का होता है, ये होता है XY2। मतलब जो इन फेजों का जो आकार होगा, जो साइज होगा, जो व्यास होगा, उस व्यास से आधे व्यास का न्यूट्रल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 33 में। 4 कोर केबल में 3 कोर फेज R/B के लिए समान माप के तथा एक न्यूट्रल कोर फेज कोर से 1/2 व्यास का होता है। अगला है 34, विद्युत सप्लाई की ऐसी व्यवस्था जिस पर वातावरण, पशु पक्षी आदि के प्रभाव से मुक्त होता है तथा दोनों की संभावना न्यूनतम होती है। भूमिगत केबलें होती हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो विद्युत सप्लाई जो की जाती है, ये भूमि अंडरग्राउंड में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इनका सबका कोई भय मतलब जानवर वगैरह का कोई भय नहीं रहता है, सुरक्षित व्यवस्था है।
ठीक है दोस्तों, भूमिगत केबलिंग होगा इसका आंसर। अगला है 35, सिरोपरि वैद्युत प्रणाली की अपेक्षा भूमिगत प्रणाली में वैद्युत शक्ति हानियाँ बहुत कम होती हैं, नाम मात्र की। ठीक है, I²R जो होते हैं, लॉसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसको कूलिंग मिलता रहता है। हाँ दोस्तों, एक बात और, जब ज़मीन के अंदर केबल को बिछाया जाता है तो केबल के चारों ओर बालू भरते हैं, सूखी बालू, ड्राई सैंड इसको कहते हैं, सूखी बालू भर दी जाती है। इससे केबल को मतलब केबल नमी अवशोषित नहीं करती है और केबल का जो है लाइफ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और केबल को गर्म भी नहीं होने देती है बालू, इसलिए बालू को डाल दिया जाता है। अगला है भूमिगत केबलों के क्रोड में ACSR चालकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ACSR क्या है? ACSR का पूरा नाम जो होता है एल्युमिनियम, यहाँ पर है ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर या क्रोड हम कह सकते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। स्टील रीइंफोर्स मतलब अंदर घुसा हुआ। ठीक है, तो रीइंफोर्स को पहले देख लीजिए, ये तो आपका होता है GI का एक तार। ठीक है, अब एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है, और स्टील का तो ये हो गया। अब एल्युमिनियम कंडक्टर इसी के ऊपर लपेटे जाते हैं, ऐसे इसी के ऊपर इस प्रकार से लपटे होते हैं। एल्युमिनियम के कंडक्टर इसके ऊपर इस प्रकार से लपटे होते हैं और इनका अनुपात जो होता है ये 4:1 होता है। दोस्तों याद रखना, 4 वायर जो होंगे वो एल्युमिनियम के होते हैं और 1 वायर जो होता है ये GI तार का होता है। तो इसका पूरा नाम जो है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स ACSR। इस तार का उपयोग अंडरग्राउंड में ना करके इसका उपयोग सदैव सिरोपरि वायर, जैसे जो खंभे पर या टावर पर जो लाइन चलती है उनमें किया जाता है। और इनमें जो GI वायर जो अंदर जो ACSR चालक के अंदर जो GI तार लगाया जाता है, इस तार का काम है जो तार खींचा गया है उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। चलिए दोस्तों, आगे है ACSR एल्युमिनियम क्रोड स्टील रीइंफोर्स्ड चालकों का प्रयोग 230 वोल्टेज से ऊपर की सभी सिरोपरि लाइनों में किया जाता है। अगला है विद्युत सप्लाई की भूमिगत प्रणाली करीट हानियों से मुक्त होती है। अब दोस्तों ये कोरोना क्या है? ये कोरोना होता है, इसके द्वारा हिसिंग साउंड मतलब CC की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, CC की ध्वनि उत्पन्न होती है, ये इसके प्रभाव होते हैं। ओजोन गैस का बनना, ठीक है, CC की ध्वनि उत्पन्न होना, ओजोन गैस का बनना, ठीक है, और मतलब गुलाबी रंग की जगह जगह पर चमक उत्पन्न होना। ठीक है, ये सब कोरोना के लक्षण होते हैं। जो अंडरग्राउंड केबल होती है, ये अंडरग्राउंड केबल में कोरोना नहीं होता है। जो ओवरहेड होती है मतलब जो सिरोपरि लाइन होती है उसमें कोरोना का प्रभाव होता है। कोरोना का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो होता है वो मतलब जो फॉग जो पड़ता है, फुहारा, मतलब इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो कोहरा होता है उस समय सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सिरोपरि चालकों की अपेक्षा केबलों में धारा वहन क्षमता उच्च होती है। जो ऊपर जो चालक होते हैं उनकी अपेक्षा केबल में हम अधिक धारा प्रवाह करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर केबल का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगला है 40 नंबर गलत लिखा है थोड़ा सा, ये भूमिगत है, यहाँ पर ये भूमिगत लिखा हुआ है। भूमिगत प्रणाली में दोष ढूंढना, मरम्मत एवं अनुरक्षण कठिन है, इसलिए केबलों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात और, सिरोपरि जो प्रणाली होती है, ओवरहेड जो सिस्टम होता है ट्रांसमिशन का और अंडरग्राउंड सिस्टम जो ट्रांसमिशन का होता है, तो ओवरहेड सिस्टम की कीमत अंडरग्राउंड सिस्टम की कीमत से कम होती है। मतलब जो भूमिगत प्रणाली है उसकी कीमत सिरोपरि प्रणाली की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है भूमिगत प्रणाली रेडियो व्यतिकरण, ठीक है, सर्ज प्रभाव, आकाशीय बिजली जो होती है ये रेडियो इंटरफ्रेंस होता है, मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ ये चीज़ होती है, से प्रभाव से मुक्त होती है।
जैसे घर में जो लाइट वगैरह जो हम लोग जो ओवरहेड लाइन जो आती है, आकाशीय बिजली अगर गिरती है तो घर में जितने बल्ब वगैरह लगे हैं वो फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो चालकों पर गिर जाती है आकाशीय लाइट। लेकिन जब ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है चालक, तो वहाँ पर आकाशीय बिजली का कोई संभावना ही नहीं है। तो मतलब ये प्रणाली जो है, भूमिगत प्रणाली जो है वो सुरक्षित प्रणाली है। अगला है 42, भूमिगत केबलों की स्थापन लागत उच्च परंतु प्रचालन लागत व अनुरक्षण लागत कम होती है। मतलब प्रचालन लागत, जब इसको एक बार बिछा दिया गया है तो फिर उसमें कोई टूट फूट की कोई संभावना है ही नहीं। और जबकि सिरोपरी लाइनें जो होती हैं उसमें तेज आंधी तूफान आया, पता लगा टावर ही पूरा गिर गया, लाइन पूरी डैमेज हो गई, तो उसमें समय भी बर्बाद होगा और लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए भूमिगत प्रणाली जो होती है, अंडरग्राउंड सिस्टम, थोड़ा सा कठिन तो है, महंगा भी है, परंतु सुरक्षित है। अगला है 43, सिरोपरी चालकों से केबलों की धारिता उच्च होती है। जो केबल होती है, केबल में चालक होते हैं पास में, ठीक है। दो समांतर चालक अगर रखे जाएं तो इसके मध्य में जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस सी, मतलब इसके बीच में जो कैपेसिटी बनेगी, ये सी इक्वल टू होता है 4 पाई दोस्तों, जो समांतर प्लेट जो हैं, दो समांतर प्लेट या दो चालक हैं समांतर, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा ये होता है एप्सिलॉन 0 A/D, ठीक है। और अगर दो से अधिक चालक हैं, मतलब दो से अधिक चालक हैं, तो यहाँ पर n-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब मल्टी प्लेट के लिए अगर कैपेसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 A/D, डी जो है वो प्रत्येक चालक के बीच की दूरी, समान दूरी, जैसे ये चालक है तो ये बीच की दूरी ये, और ये जो चालक जो लगाया गया है इसका ये क्षेत्रफल है, और एप्सिलॉन 0 है ये मतलब शून्य में विद्युतशीलता, ठीक है दोस्तों। और केवल दो ही चालकों के लिए तब हम इसको इतना यूज नहीं करेंगे, केवल इतना यूज करेंगे, मतलब C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D। अगर दो से अधिक चालक हैं तो इसी में n-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0। तो ये एप्सिलॉन 0 क्या है, ये एप्सिलॉन 0 जो होता है ये मतलब निर्वात या शून्य में विद्युतशीलता होती है, और इसका वैल्यू होता है हमेशा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। इसी को और दूसरी भाषा में लिखा जा सकता है 8.854 पिको फैरेड पर मीटर। ये विद्युतशीलता का मान कभी कभी ये पूछता है, तो कभी कभी ये सेकंड वाला पूछता है, तो कभी कभी इस विद्युतशीलता का मात्रक पूछ देता है। दोस्तों याद रखना, फैरेड पर मीटर इसका मात्रक होता है। UPPCL JEE 2018 में ये तीनों क्वेश्चन एक ही पेपर में आए थे। दोस्तों याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। आगे है, सिरोपरी चालकों की अपेक्षा भूमिगत केबलों का शक्ति गुणक उच्च होता है, ठीक है। जिसकी कैपेसिटी उच्च होगी उसका मतलब पावर फैक्टर जो है वो स्वतः ही थोड़ा सा अधिक होता है। अगला, यहाँ पर कुछ केबलों के नाम लिखे हुए हैं पेपर में, आप लोगों के पेपर में नाम भी आ जाते हैं। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ये VIR और PVC। इसका नाम पिछले वाले UPPCL TG2, ये UPPCL TG2 के एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था, 19 में जो हुआ था, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए थे। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, CTS इसका मतलब होता है कैब टायर शीथड केबल, TRS केबल टफ रबर शीथड केबल। अगला है VIR वल्कनाइज्ड इंडिया रबर केबल। अगला है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ये नीचे वाले दोनों जो पॉइंट हैं ये दोनों पेपर में आए थे। चलिए दोस्तों अगला है 46, गटा पार्चा रबर की तरह एक प्रकार का अच्छा विद्युतरोधी पदार्थ है। दोस्तों याद रखना, गटा पार्चा एक पदार्थ होता है, काले रंग का होता है, रबर ऐसा ही होता है। अगला है 47, एकल क्रोड तेल पूरित केबल का प्रयोग। जो सिंगल कोर की केबल जो होती है वो ऑयल फील्ड अगर है, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब ये 132 kV पर करते हैं। अगर 3 फेज की केबल है तो ये 33
और 11 पर इसका उपयोग किया जा सकता है। केवी। अगला है 3 करोड़ तेल पूरित केबल का प्रयोग 66 केवी 33 11 66 हिट पर सभी पर किया जा सकता है। एम्पायर टेप वार्निश द्वारा भीगा वार्निश कैम्ब्रिक होता है। ठीक है, वार्निश कैम्ब्रिक होता है। इस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है वार्निश कैम्ब्रिक होता है, तो याद रखना दोस्तों एम्पायर टेप। ठीक है, और एक केबल जो बनाते हैं उसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा दिया जाता है, वही होता है कागज़ का बना हुआ, तेल में डूबा हुआ होता है। अगला है केबल की विद्युत रोधन की मोटाई केबल की वोल्टता पर निर्भर करती है। ये दोस्तों पॉइंट याद रखना कि केबल के ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है ये किस पर निर्भर करता है, ये वोल्टता पर निर्भर करता है। 51 है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, चाहे यहाँ पर सोना ही क्यों न दिया हो तब भी हम चांदी ही लगाते हैं, याद रखना दोस्तों। सिल्वर, इसको हम AG या दूसरा नाम है इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम। ठीक है, अगला है केबल में मेटेलिक शीथ के ऊपर क्या लगाया जाता है, या मेटेलिक शीथ के ऊपर की परत होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट फंस गया, यही ऐसे उठा लिए जाते हैं, तो अब तुरंत मैंने लिखा है सिम्बा CIMBAS, एरो निशान इधर की तरफ लगा देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेटेलिक शीथ के ऊपर क्या लगाया जाता है, तो ये मेटेलिक शीथ है, ये हो गया आपका बेडिंग। तो मेटेलिक शीथ के ऊपर बेडिंग लगाया जाता है। ठीक है, और बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है केबल, हाँ ये तो हो गया। अगला है 53, यहाँ पर केबलों में AC सप्लाई की अपेक्षा DC सप्लाई में धारा अधिक प्रवाहित होती है। क्यों? कम परावैद्युत हानियाँ जो DC में होती हैं, जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो होते हैं वो फ्रिक्वेंसी होती नहीं है DC में, तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो होते हैं, परावैद्युत हानियाँ जो होती हैं वो कम होती हैं, इसलिए विद्युत धारा जो है AC की अपेक्षा DC में थोड़ी सी अधिक प्रवाहित होती हैं। ठीक है, रबड़ की परावैद्युत शक्ति लगभग होती है 30 kV पर mm। अब की बार में ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तेल जो होता है ट्रांसफार्मर तेल, इसका 40 kV होता है, 40 kV पर mm इतने पर परीक्षण होता है ट्रांसफार्मर तेल का। और इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर तेल का फ्लैश पॉइंट होता है, जिसको दमक बिंदु कहते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियो आपको वरदान साबित होंगे इस आने वाली परीक्षा के लिए। और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।